हाँ बेटा, रिफ्रैक्शन अपन पढ़ा रहे थे। रिफ्रैक्शन में अपन ने क्या क्या देख लिया था बेटा? तो रिफ्रैक्शन में मैंने तुम्हारे को क्रिटिकल एंगल पढ़ाया था, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, इंग्लिश मीडियम, ठीक है। आज मैं उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा अपन देखते हैं। क्रिटिकल एंगल के मैंने बता दी, उसकी एप्लीकेशन बाद में देखेंगे रिफ्रैक्शन के साथ। एप्लीकेशन वाला पॉइंट सारा एक साथ लूंगा कि इनका प्रैक्टिकल लाइफ में या डेली रूटीन में यूज किया है ना। अभी आ जाओ, जैसे एक स्लेब है, अभी थोड़ा स्लेब का एनालिसिस करते हैं। अब अपन स्लेब से रिलेटेड सारी वो स्टडी करते हैं। देखो बेटा, ये स्लेब में एक ऑब्जेक्ट रखा स्लेब के सामने, है ना। ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रह गई, ये पहली सरफेस, फर्स्ट सरफेस पे गिरी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर। तो क्या मैं बोल दूं, जो रेस सीधी जा रही थी वो थोड़ा सा डेविएट हो गई, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई, तो ये थोड़ी सी करीब आ गई। जैसे ये रे जाने लगी, फिर से एंगल आर हो गया, तो मैं बोल दूं ये एंगल आर आर सेम होंगे, तो मैं बोल दूं अंदर वाले एंगल सेम हो गए। अब पहली सरफेस पे है ना, समझना बात को। मैं यहाँ पे पहले ये एग्जांपल नहीं है, थ्योरी पढ़ा रहा हूं। यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस, ठीक है। यहां स्नेल्स लॉ लगा, कितना आ जाएगा बेटा? ये 1 sin i इज इक्वल टू म्यू साइन आर, इक्वेशन 1। ये यहां स्नेल्स लॉ, तो अंदर म्यू साइन आर, यहां लगाऊंगा तो फिर से अंदर म्यू साइन आर आएगा। देखो यहां पे, तो एट सेकेंड सरफेस, एट सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस पे लगाओ तो कितना आ जाएगा बेटा? फिर से अंदर म्यू साइन आर, म्यू साइन आर। तो मैं बोल दूं जो कैलकुलेशन यहां थी म्यू साइन आर, वही आ गई म्यू साइन आर इज इक्वल टू 1 sin e, 1 sin e, ये 2। तो मैं बोल दूं ये वाली कैलकुलेशन म्यू साइन आर, यहाँ वाली कैलकुलेशन इसके बराबर है और ये वाली कैलकुलेशन इसके बराबर है। तो मैं बोल दूं अंदर ये दोनों अल्टीमेटली फ्रॉम 1 and 2, देखो ये म्यू साइन आर सेम है, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, क्या मैं बोल दूं ये इसके बराबर है और यही चीज वापस इसके बराबर है, तो मैं बोल दूं अल्टीमेटली ये बराबर होगा। तो 1 sin e, सॉरी 1 sin i इज इक्वल टू 1 sin e। अपनी किस्मत अच्छी है, यहाँ पे मीडियम भी 1 1 दोनों तरफ एयर था, तो ये एंगल भी सेम आ गया, आई बराबर ही। तो क्या मैं बोल दूं अगर कोई पैरेलल स्लेब है, सर पैरेलल स्लेब क्यों बोल रहे हो, ऐसी स्लेब क्यों नहीं ले सकते? नहीं ले सकते ऐसी स्लेब, क्यों? क्योंकि फिर ये नॉर्मल से एंगल आर है, तो ये वाला एंगल चेंज हो जाएगा, ये आर नहीं रहेगा, तो कैलकुलेशन सेम नहीं रहेगी। पैरेलल स्लेब में नॉर्मल भी पैरेलल होंगे, पैरेलल स्लेब में नॉर्मल भी पैरेलल होंगे, तो ये एंगल सेम हो जाएगा। तो अंदर वाली कैलकुलेशन ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो मैं इसको नाम दे रहा हूं बी, मैं इस कैलकुलेशन को नाम दे रहा हूं बी। तो क्या मैं बोल दूं दिस कैलकुलेशन इज बी एंड दिस इज ए, तो क्या मैं बोल दूं बी ए के बराबर है, तो यहां पे भी वही कैलकुलेशन बी और वो ए है सी, तो मैं बोल दूं बी सी के बराबर है। उधर बी ए के बराबर, इधर बी सी के बराबर, तो ए और सी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर है क्या? तो अल्टीमेटली आपस में बराबर हो गए दोनों, ये देखो। तो बोल दूं ये वाली कैलकुलेशन अल्टीमेटली इसके बराबर हो गई, तो 1 sin i बराबर 1 sin e, दोनों इक्वेट कर दो, तो यहां से i बराबर ई आ गया। क्लियर है? तो क्या मैं बोल दूं पैरेलल स्लेब में रे अगर सेम मीडियम में निकलेगी, तो आप जब सारी कैलकुलेशन इक्वल करोगे सेम मीडियम में सेम एंगल पे बाहर निकलती है। क्लियर है? तो बोल दूं पैरेलल स्लेब में, इन पैरेलल स्लेब, इन पैरेलल स्लेब, इन कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल स्लेब ऑफ पैरेलल स्लेब, ray will come out at same angle, come out at same angle as angle of incidence, in same medium, in same medium। ठीक है? तो आई बराबर ही हो जाएगा। जैसे इसमें जेई ने क्वेश्चन पूछा, ये देख एग्जांपल 17, देखते जाओ बेटा, ये क्वेश्चन है जेई में आया हुआ। ये पैरेलल स्लेब है, μ1 μ2 μ3 μ4 μ5 कर दो, शायद μ4 तक ही दिया था उन्होंने, तो ये थीटा एंगल दिया था और इसको भी थीटा बोला था, है ना। ये थीटा और ये भी थीटा, ये थीटा है ना, ये μ4। फिर पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, फिर एक ऑप्शन क्या सही होना चाहिए, μ1 मस्ट बी μ2, बी μ2 मस्ट बी μ3, ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए थे, मुझे याद नहीं अब।
म्यू1 इक्वल टू म्यू2 इक्वल टू म्यू3, मस्ट भी है ना, मस्ट भी। और डी दिया था म्यू1 मस्ट भी म्यू4, है ना, और ये हो या नहीं हो, है ना ये, तो बोल दो ये राइट है। अगर म्यू1 में थीटा एंगल पे लाइट एंटर करी है तो म्यू4 में भी थीटा एंगल पर आने के लिए ये जरूरी होना चाहिए कि म्यू1 म्यू4 बराबर हो, तभी तो देखो ये वाली कैलकुलेशन इसके बराबर होगी, ये एंगल आर हो गया तो ये एंगल R2 हो गया तो इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली कैलकुलेशन इसके बराबर, फिर वो कैलकुलेशन इसके बराबर, फिर वो इसके, अल्टीमेटली ये बराबर कर दूं मैं फर्स्ट और लास्ट। तो बोल दूं ये वाली कैलकुलेशन इससे इक्वेट करी तो म्यू1 बराबर म्यू4 होना ही चाहिए, सेम मीडियम में सेम एंगल पे बाहर आ जाएगी, तो म्यू1 इक्वल टू म्यू4। क्लियर है क्या, इन कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल स्लिट। तो यहां से ये बात दिखी। अच्छा और देखो, अगर ये सेम एंगल पे बाहर आ गई, अगर E बराबर I हो गया, ये यहां पे सोल्व करने पे E बराबर I आ गया, है ना, तो क्या मैं बोल दूं ये दोनों पैरेलल हो गई लाइन, ए और ये दोनों पैरेलल हो गई, तो मैं बोल दूं ये शिफ्टिंग हो गई। देखो ये देखो दो टाइप की शिफ्टिंग हुई। क्या मैं बोल दूं ऑब्जेक्ट यहां था, इमेज तेरे को यहां नजर आएगी। याद है इमेज क्या होती है, रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे का आईज में गिरना। तो मैं बोल दूं ये रे पास आई और फिर दूर हटी, तो मेरी आंख में जब गिरेगी तो मुझे यहां से आती हुई लगेगी। जब मेरी आंख में ये रे रिफ्लेक्टेड रे गिरेगी तो मुझे यहां से आती हुई लगेगी। दिस इज कॉल्ड इमेज। तो मुझे कॉइन यहां नहीं, यहां नजर आएगा, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। तो मैं बोल दूं इधर शिफ्ट हो गई, ये शिफ्टिंग, ये, और इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्टिंग, नॉर्मल एलोंग नॉर्मल शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मल के अलोंग शिफ्ट हुई, नॉर्मल के अलोंग, जिधर में नॉर्मल के अलोंग शिफ्ट। ये एक होती है साइड वाइज लेटरल शिफ्टिंग, ये देखो इसकी वैल्यू अभी निकालेंगे अपन, आगे बात करेंगे। एक होती है ये साइड वाइज शिफ्टिंग, ये क्या मैं बोल दूं पैरेलल रे यू थी, थोड़ी शिफ्ट हो गई, यू जाने लग गई, देख ये, दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। ये इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, लेटरल, ये, तो दिस इज लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट। तो ये था नॉर्मल शिफ्ट और ये था लेटरल शिफ्ट, ये साइड वाइज। तो देयर आर टू टाइप ऑफ शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट एंड लेटरल शिफ्ट। क्लियर है क्या, चलो इन दोनों की बात करूंगा मैं अभी आगे, है ना। अभी मेरा मेन एम ये है कि सेम मीडियम में सेम एंगल पे आ गई। अच्छा अगर ये मीडियम सेम नहीं होता तो ये वाली कैलकुलेशन इसके बराबर करके जो एंगल आता वो आता। सर ये कैलकुलेशन इसके बराबर क्यों करेंगे, बताता हूं। ये देखो जब यहाँ दो फेस थी तो मैंने ये वाले स्नेल्स लॉ में 1 sin I को इसके बराबर करा म्यू साइन आर के, फिर मैंने यहाँ पे म्यू साइन आर को इसके बराबर करा, तो बोल दो दोनों को ऐड करो तो ये कैंसिल हो गया और अल्टीमेटली ये इसके बराबर आ गया। सर इस पर कोई क्वेश्चन बताता हूं, आजा आगे इस बात पर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन से समझ में आती थ्योरी। एग्जाम्पल 18 देख, जैसे ये देख क्वेश्चन, ये एक जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये एकमात्र कंसेप्ट है जिसमें 4-4 क्वेश्चन पूछे जेई ने। n0/2, n0/4, n0/8, ये 4 मीडियम है ना। ये देखो अगले ने कहा, ठीक है, ये ये n0/8 है ना। अब अगले ने ये बोला कि ये आई बताओ, आई, ठीक है, और 4 ऑप्शन दे दिए है ना, जो भी वोटेवर। मेरा अभी एम ऑप्शन देने में नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं। तो मैं बोल दूं ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इधर देखो सॉल्यूशन देख, एट फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट फर्स्ट सरफेस, बोलो तो यहां से लिख दो 1 sin I इज इक्वल टू n0/2 sin R1, ये R1, इसको R2 बोल रहा हूं, बोलो। फिर सेकेंड सरफेस, अच्छा इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं मैं। सेकेंड सरफेस बोलो n0/2 sin R1, ये n0/2 sin R1 ही रहेगा, इज इक्वल टू
अंदर आ जाएगा n नॉट बाई 4 साइन R2 इक्वेशन 2, ये साइन R2, फिर n नॉट बाई 4 साइन R2, फिर थर्ड सरफेस n नॉट बाई 4 साइन R2 इज इक्वल टू n नॉट बाई 8 साइन 90 डिग्री, ये थर्ड। फर्स्ट n नॉट, ये हो गया। सेकंड ये। अब तुम क्या सोच रहे हो, यहां से R1 निकाल लोगे और ये वेरिएबल में, और सवाल ही पैदा नहीं होता बायोलॉजी। तो सर ये तीनों देख घूर घूर के, तो मैं 1 2 को ऐड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं बोल दूं ये इसके बराबर, देख ये इसके बराबर, फिर ये इसके बराबर, तो अल्टीमेटली ये इसके बराबर हुआ ना। ए भैया तू मेरे बराबर मैं तेरे बराबर, तो अपन दोनों बराबर, समझ जा। फिर वापस देख, फिर मैं बोल दूं ये वाली इक्वेशन तो खुद इसके, और जब मैंने इसको इसके बराबर बोला तो ये इसने बोला कि मैं तो खुद इसके बराबर हूं, देख ये बराबर है, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर, तो अल्टीमेटली ये बराबर। यूं समझ, ये देख इस पहली कैलकुलेशन को ये बोल रहा हूं इसको, तो ये अंदर वाली बी हो गई क्या, फिर ये अंदर वाली बी, तो ये बी थी, ये बी है तो ये भी बी, फिर वो बी सी के, इसको सी बोल रहा हूं मैं, ये सी, ये बी, ये ए, तो ए बराबर ये सी, ये सी, बोल दो ये बी बराबर सी, ये कैलकुलेशन सी, तो ये पूरी सी, ये डी, ए बराबर बी, वही बी बराबर सी, यही सी बराबर डी, तो ए बराबर डी, अल्टीमेटली बराबर कर दूं, तो तीनों इक्वेशन को ऐड करा तो ये कैंसिल, तो 1 बराबर 3, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 यू लिख दे, तो तीनों को ऐड करा तो कितना जाएगा, बोलो 1 साइन आई इज इक्वल टू n नॉट बाई 8 साइन 90। अरे अल्टीमेटली ये इसके बराबर हो जाएगा, पैरेलल स्लैब में म्यू साइन थीटा, इसका सब इक्वेट करा, तो भैया तेरा म्यू साइन थीटा मेरे म्यू साइन थीटा के बराबर, मेरा म्यू साइन थीटा तेरे बराबर, तेरे बराबर, तो ये, तो यहाँ से कितना, ये n नोट था बेटा, ये पहली में n नोट है, या n नोट है, दिस n नोट, ये n नोट है बेटा, यहाँ ना गलत लिख दिया मैंने, ये n नोट, तो n नोट से n नोट गया, तो मैं यहाँ से बोल दूँ साइन आई इज इक्वल टू 1/8। अब चार ऑप्शन में वो साइन इनवर्स भी दे सकता है, कोस इनवर्स भी दे सकता है, इससे ट्राइंगल बना के कोस भी निकाल सकते हो आप, ये आई, ये 1, ये 8, ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर, ये तो यहाँ से आ जाएगा 63 रूट का, तो अपन चाहे तो कोस भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा रूट 63 अपॉन 8। चलो छोड़ो, अभी तो मैं आई लिख रहा हूँ, आई बराबर साइन इनवर्स में ही लिख रहा हूँ, और देखो 1/8 1 से छोटा है तो पॉसिबल है, और सही बात है 90 पे, क्लियर है क्या। तो ये भी जेई का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट बराबर लास्ट कर दो, क्या कर दो बेटा, फर्स्ट बराबर लास्ट। आजा अगला, एग्जाम्पल 19, ये देखिए फिर आईआईटी जेई लिख दे बेटा, आईआईटी जेई, इससे पहले वाला भी आईआईटी जेई, ठीक है। चलो 19 इधर आ जा, अब इसमें भी है, अच्छा जेई ने क्वेश्चन जो पूछा था वो ये था, यहां से 90 डिग्री से बाहर आ गई, ये म्यू ग्लास था शायद, जो भी वॉटेवर, ये चलो ग्लास ही कर लो, म्यू ग्लास कर लो, बस इसको वाटर कर लो, ये म्यू वाटर, ठीक है। अब ऑप्शन दिए थे, विच इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट, वन इज करेक्ट, ए, फोर TIR 8, छोड़ो, ये कुछ अजीब से ऑप्शन दिए थे, ठीक है कोई बात नहीं। क्या मैं बोल दूं क्या बेटा ये पैरेलल सरफेस है, तो क्या मैं बोल दूं ये नॉर्मल भी पैरेलल हो गए, तो क्या मैं बोल दूं ये बराबर क्या कर दूं, ये इसके बराबर, ये आर ले लो अंदर एंगल आर, तो आ जाओ, तो वही म्यू वाटर साइन आई इज इक्वल टू दिस म्यू जी साइन आर, फिर म्यू जी साइन आर बराबर दिस, तो बोल दूं ये बराबर कर देता हूं, तो यहां से मैं बोल दूं क्या, इधर देख म्यू वाटर फर्स्ट बराबर लास्ट, फर्स्ट इक्वल टू लास्ट, तो यहां से बोलो
म्यू वाटर साइन आई इज इक्वल टू 1, ये एयर है, यहाँ एयर है ना, एयर 1 साइन 90, तो कितना आ जाएगा बोलो? तो यहाँ से साइन आई कितना आ जाएगा बोलो, या म्यू वाटर कितना आ जाएगा? म्यू वाटर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई। क्लियर है क्या? ये तो म्यू वाटर इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई, कुछ भी नहीं है ये सीधा। तो समझ गए क्या? बोलो बेटा। तो सर हम तो ये कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे आ जाओ सर, चला जा। कौन सा बात हुई बेटा? हाँ, एग्जाम्पल 20 तक एक क्वेश्चन तेरे को देता हूं। हाँ, क्या ये निकाल के बता दोगे मेरे को? ये ले, ऐसा ही क्वेश्चन, थोड़ा न्यूमेरिकल में लेते हैं, है ना। ये I इज इक्वल टू वॉट, ये क्वेश्चन है। ये रे यहाँ से R पे गई थोड़ी करीब आके, ठीक है, और ये I बताना। तो क्या मैं बोल दूं क्या? ये देखो, ये वाली कैलकुलेशन ये, और ये रेयर टू डेंस से जा रही, थोड़ी करीब आएगी, तो ये एंगल थोड़ा I से कम होगा, तो R विल बी लेस देन I, फिर ये यहाँ से TIR हो गया। क्लियर है? तो अब देखो एक सॉल्यूशन में, तो सीधा मैं बोल दूं कि भैया जी ये वाली कैलकुलेशन √2 साइन I एट फर्स्ट सरफेस, एट फर्स्ट रिफ्रैक्शन, बोलो पहले रिफ्रैक्शन पे क्या होगा? तो यहां से देख, √2 साइन I इज इक्वल टू √2 साइन I इज इक्वल टू 2 साइन R, इक्वेशन 1। फिर यहां पे 8 सेकेंड रिफ्रैक्शन, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? 2 साइन R इज इक्वल टू 1 साइन 90, क्या एयर में 1 साइन 90, ये इक्वेशन 2। तो आप खुद देख लो, ये अंदर कैलकुलेशन क्या है? 2 साइन R, ये देखिए 2 साइन R, यहां पे भी क्या है? 2 साइन R। तो √2 साइन I इधर इज इक्वल टू 2 साइन R, इधर 2 साइन R, तो इन दोनों को बराबर कर दो। तो यहां से आ जाओ, कितना आ जाएगा? तो यहां से लिख दो √2 साइन I इज इक्वल टू इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दिया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, अरे दोनों को ऐड कर दिया, तो ये √2 साइन I इज इक्वल टू 1 साइन 90, क्या ये? तो यहां से बोलो साइन I कितना आ जाएगा? 1/√2, तो यहां से I बराबर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। क्लियर है? ये 45 डिग्री पे गिरेगी। तो 45 डिग्री पे गिरा, ये 90 में जाएगी। क्लियर है क्या बेटा? ये इस टाइप से। तो सर ये सारी बात समझ में आ गई? बोलो। क्लियर है ये? तो बस ये इक्वेशनों को दोनों को ऐड करेंगे तो बीच वाली कैलकुलेशन, इंटरमीडिएट कैलकुलेशन कट जाती है। ये है काम की बात। चला आगे, चलो। तो सर ये तो सारी समझ में आ गई बात है ना। अभी देखो ऐसा स्फीयर में भी होता है। सर कैसे बताता हूं, जैसे आ जा, है ना, जैसे पैरेलल स्लैब होती ना, जिसमें अंदर वाली कैलकुलेशन सेम हो जाती है, स्फीयर में भी ऐसा होगा। देख ये देख, ठीक है, ये चारों तरफ एयर है। ये क्वेश्चन आपको ई बताना है। क्या बताना बेटा? एंगल ई, एंगल ऑफ इमरजेंस ई, है ना। ये एक स्फीयर है, स्फेरिकल मतलब √3 मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 का एक स्फेरिकल बबल है या स्फीयर है ना। बबल है मतलब कोई लिक्विड का बबल है, उसमें एयर से एंटर करी 60 डिग्री पे, तो कितने पे इमर्ज होगी? अब देखना बेटा ध्यान से, क्या बोलते हो? दिस एंगल इज आर। अगर ये एंगल आर है तो ये भी आर होगा। सर ये आपको कैसे पता पड़ गई? क्योंकि ये जो नॉर्मल है वो सेंटर से पास होगा, तो मैं बोलता हूं ये दोनों साइड इक्वल होगी।
बेटा दिस नॉर्मल विल पास फ्रॉम सेंटर दिस नॉर्मल, तो ये दोनों रेडियस हो गई ना, और रेडियस के सामने के एंगल भी सेम होंगे आर आर। बोलो आ जाओ कितना आ जाएगा। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस, सॉल्यूशन में देख, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस, बोलो कितना आ जाएगा ये 1 sin 60, 1 sin 60 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा √3 sin r, इक्वेशन 1, और यहां से √3 sin r इज इक्वल टू 1 sin e, ये 1 sin 60 इज इक्वल टू √3 sin r, √3 sin r इज इक्वल टू 1 sin e। ये देखे ना, ये क्योंकि अंदर वाली कैलकुलेशन ये जैसे √3 sin r है, ये भी √3 sin r होगी, क्योंकि ना म्यू बदला ना एंगल बदला, तो यहां से दोनों को ऐड करो तो हम बोल दो ये कैंसिल हो गई, तो इक्वेशन 1 + 2 दोनों को ऐड करा तो मैं बोल दो अल्टीमेटली ये बराबर ये हो गई, ये दोनों सेम आई ना, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, तो 1 sin 60 इज इक्वल टू sin e, तो यहां से e फिर से 60 डिग्री आ गया। सही बात है, सेम मीडियम में सेम एंगल पे बाहर निकलेगी, तो स्फीयर से भी सेम मीडियम में सेम एंगल पे बाहर निकलेगी, तो 60 डिग्री। बोलो तो अंदर वाली कैलकुलेशन इसमें भी सेम हो गई। आ जा आगे, एग्जाम्पल 21 था, एग्जाम्पल 22 पे आ जा, आए तो देख, अब देखो एक क्वेश्चन इसमें बड़ा जबरदस्त है, अपने मॉड्यूल में दे रहा हूं ये, अच्छा इसमें टोटल डेविएशन निकालना होता, टोटल डेविएशन है ना, टोटल डेविएशन, और वैसे अपन चाहे तो अंदर का एंगल निकाले तो भी निकल रहा है, देख 30 डिग्री, इधर आ, अंदर एंगल निकालो तो कितना आ रहा है, तो आर भी निकाल लेते, चला जा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना आ जाएगा बेटा 1 sin 60 इज इक्वल टू 1 sin 60 इज इक्वल टू √3 sin r, क्या, तो यहां से बोलो sin r कितना आ जाएगा, sin r 1/2, 1/2, तो यहां से r बराबर 30 डिग्री आ जाएगा क्या, ये 30 डिग्री, ये तो यहां से 30 डिग्री आ गया, क्योंकि 30 डिग्री, तो अब यहां से डेविएशन पूछे तो निकाल लेंगे सर डेविएशन। बोलो पहली बार रहे यहाँ डेविएट हुई, देखो ये इनिशियल डायरेक्शन थी, तो मैं बोल दूं दिस इज द डेविएशन 1, यार ये तो सब पढ़ा रखा ना, डेविएशन 1 निकाल, डेविएशन 1 तो कितनी घूमी रहे, तो ये 60 डिग्री था पूरा, ये 30 है, तो मैं बोल दूं 60 - 30 डिग्री घूम गई, किधर क्लॉकवाइज, तो डेविएशन में 30 डिग्री क्लॉकवाइज, उसके बाद ये रेयू सीधी जा रही थी वापस, फिर ये देखो ये 30 है तो ये भी 30 अपोजिट एंगल, ये 30 तो अपोजिट एंगल 30, तो मैं बोल दूं फिर से घूम गई है, कितना फिर से 30 डिग्री घूम गई, तो del 2 बराबर 30 डिग्री, अरे बोलो फिर से क्लॉकवाइज, तो del 1 30 डिग्री क्लॉकवाइज, del 2 30 डिग्री क्लॉकवाइज, तो बोल दो del टोटल कितना आ जाएगा, del 1 + del 2, तो ये आ जाएगा बेटा 60 डिग्री क्लॉकवाइज, 60 डिग्री क्लॉकवाइज, 30 डिग्री क्लॉकवाइज फिर 30 डिग्री, तो टोटल 60 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई रे, तो दिस इज द टोटल डेविएशन, तो डेविएशन भी निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे आ जाओ, एग्जाम्पल 23 देख, एग्जाम्पल 23 में ये है, ये देखिए ये अपना बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन, ये देख ये अपना मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, ये रे हॉरिजॉन्टल हो गई, हाँ अगले ने बोला 60 डिग्री पे रे हॉरिजॉन्टल से एंटर हुई और ये रे वापस हॉरिजॉन्टल हो गई नॉर्मल से, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्मल से नहीं, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है। तो अगले ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, एन कितना हुआ। अब यार एक बात बताओ, आप अपने को एन निकालना है और अपने को दिया कुछ नहीं है ना, क्या मैं बोल दूं ये एंगल आर होगा, इधर देखिए अंदर रिफ्रैक्शन के बाद एंगल आर होगा ये,
और अगर ये आर होगा तो ये भी आर होगा क्या, येलो कलर से कर सॉल्यूशन। अपने से एन पूछा गया, अपना क्वेश्चन क्या है, एन, एन इज इक्वल टू वॉट, है ना, ये क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन देख, ये येलो से सॉल्यूशन, तो ये मेरे सॉल्यूशन की लाइन है कि एंगल आर है ना, ये आर है, ये सॉल्यूशन की लाइन है ये, तो ये भी आर होगा, ये सब सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड सेम होती है, बता रखा है अंदर को। तो ये अगर आर है तो ये भी आर होगा, और ये दोनों आर है तो ये देखो ये आउटर एंगल, क्योंकि इनर, सामने वाले इनर दो एंगल का टोटल होगा ये एक्सटर्नल एंगल, तो ये 2r होगा। अच्छा, और हॉरिजॉन्टल, ये लाइन जो है नॉर्मल सेंटर से पास हो रहा था, ये 2r है तो ये भी 2r हो गया। अच्छा, वो तो सब ठीक है, ये 2r हो गया। अब क्या मैं बोल दूं क्या, ए इधर देख, है ना, और इधर देखना, चूंकि ये लाइट हॉरिजॉन्टल हो गई, ये लाइट हॉरिजॉन्टल हो गई, तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो चुकी है, तो क्या ये 60 डिग्री होगा एंगल? इधर देख, ये रे कितनी डेविएट हो गई टोटल, सुनना, ये रे टोटल कितनी डेविएट हुई, तो मैं बोल दूं ये 60 डिग्री था, ये आर हो गया, तो बोल दो थोड़ी डेविएशन यहां हुआ, बोलो, और ये आर है तो ये भी तो वापस 60, चलो छोड़, वो डेविएशन रहने दे, डेविएशन रहने दे यार, उससे ज्यादा लंबा चला जाएगा मेथड। सॉरी, इधर देखो, ये आर आर तो समझ में आ गया, आर आर 2r, ये यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 2r है तो ये 2r हो गया। क्या मैं बोल दूं, ये नॉर्मल, ये यहाँ पे नॉर्मल यही है ना हॉरिजॉन्टल से, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 है, तो क्या मैं बोल दूं ये एयर से वापस एयर में आई तो ये भी एंगल 60 हो जाएगा। ए सेम एंगल पे बाहर आती है, ए सेम एंगल पे बाहर आती है, तो यहां से लिखो चाहो तो 1 sin 60 इज इक्वल टू अंदर n sin r, इक्वेशन 1, यहां से वापस n sin, ये इक्वेशन 1, फिर n sin r इज इक्वल टू क्या, 1 sin 2r, ये इक्वेशन 2, ये 2r एंगल, मेरे को r पता करना है, तो यहां से मैं बोल दूं क्या, ये वही इक्वेशन 1 + 2, ये देखो 1 + 2, तो इक्वेशन 1 + 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करो, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, 2r बराबर 60 डिग्री, तो यहां से r बराबर 30 डिग्री आ गया। तो मेरे को वैसे भी पता था कि अगर ये स्फीयर में जिस एंगल से एंटर करती है उसी एंगल पे बाहर आती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस सेम होता है, तो 60 डिग्री 30 डिग्री आ गया r, और जैसे ही r 30 आया तो स्नेल्स लॉ यूजिंग, या स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस, स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस लगाओ, तो यहां से आ जाएगा 1 sin 60 इज इक्वल टू n sin r, तो यहां से बोलो ये √3/2, या चलो sin 60 इज इक्वल टू n sin 30, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, तो ये आ जाएगा √3/2 इज इक्वल टू n इंटू 1/2, तो यहां से n बराबर √3 आ गया, क्या क्लियर है क्या बेटा, ये √3, तो n की वैल्यू √3। देख वापिस समझ, मैं बोल दूं यहाँ पे 60 पे एंटर करी थी तो वापिस 60 पे बाहर निकलेगी, क्योंकि वो कैलकुलेशन देखी तो दोनों को ऐड करा, तो 1 sin i इज इक्वल टू 1 sin 2r, तो 2r बराबर 60, तो मैं बोल दूं r30 आ गया, यहां से बोलो r30 आ गया, बोल बेटा r30 आ गया। और वैसे मैं चाहूं तो यूं भी बोल सकता था, इधर देख, मैं बोल दूं अंदर दोनों डेविएशन बराबर है, एक बार यूं घूमी फिर दूसरी बार, तो दोनों सिमेट्री से जितना यहां घूमी उतना ही वहां घूमी, और टोटल रे 60 घूमी, क्योंकि अपनी इनिशियल डायरेक्शन इसकी यूं थी, उससे हॉरिजॉन्टल हो गई तो 60 डिग्री घूम गई, ये देखो ना, इनिशियल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से 60 थी और फिर यूं घूम गई, टोटल 60 का डेविएशन, तो एक बार 30 आया, दूसरी बार 30 आया, और 30 डेविएट हुई पहली बार, तो 60 से 30 डेविएट होगी तो r30 आ गया। चाहो जैसे कर लो, टोटल डेविएशन रे का 60 है, उसमें से 30 पहली बार आया, 30 दूसरी बार, और पहली बार अगर वो 30 डेविएट हुई तो नॉर्मल 30 डेविएट हुई तो r30 आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो 60 में से 30 कम हुआ, 30 आ गया। बोलो समझ में आ गई क्या? ये सर समझ में आ गई, ठीक है। चलो आगे चलें। तो सर हमारे को ये पैरेलल स्लैब और स्फीयर में ये बात समझ में आ गई कि सेम मीडियम में सेम एंगल पर रे बाहर निकल जाती है, ये हम याद भी रख लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से तगड़ी बात बता दी सर आपने। हाँ अब आगे आ जाओ। आगे मुद्दे की बात यह है बेटा कि अब हमारे को देखना है शिफ्टिंग। अब अपन ने देखो दो चीजें, एक तो शिफ्टिंग पढ़नी है नॉर्मल और लेटरल, दो शिफ्टिंग ये बाद में। उससे पहले हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन डी आई एंड डी ओ फोर्स प्लेन सरफेस, रिलेशन या रिलेशन बिटवीन डी आई एंड डी ओ फॉर
रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, फ्रॉम प्लेन सरफेस। ठीक है, चला जाओ। तो ये देखो, ये कॉइन है, ये रे आई, ठीक है, ये नॉर्मल है, यहां से रिफ्रैक्शन हुआ। ये देखो एक मीडियम है μ1, अपन जा रहे हैं μ2 में, तो रे जहां से आ रही है उसको μ1 बोल रहा हूं, जहां जा रही है उसको μ2 बोल रहा हूं। तो ये रिफ्रैक्शन हुआ, तो बोल दो ये रे यहां से आती हुई लगेगी। ए भैया जिसकी आंख है ये तो यहां से आती हुई लगेगी, तो मैं बोल दूं इस कॉइन की इमेज सी डैश यहां बनेगी। तो इस कॉइन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, 8 9th क्लास कॉइन, 10th क्लास कॉइन ऊपर उठा हुआ नजर आता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ये रहा वो। तो मैं बोल दूं हमारी आंख में जो रे गिरती है हमें वो नजर आता है, डायरेक्ट रे गिरती है तो ऑब्जेक्ट नजर आता है, और अगर रिफ्लेक्टेड रे गिरती है तो इमेज नजर आती है। मैं याद दिलाता हूं, याद कर बचपन में जब मम्मी ने जबरदस्ती तेरे को धक्का मार के नहाने के लिए भेजा, इच्छा नहीं थी तेरी, सर आपको कैसे पता है बेटा, मुझे मालूम है आलसी, ठीक है, तो मम्मी ने अंदर भेजा, फिर अपन जबरदस्ती मुंह फुला के नहा रहे। पहले जब अपन ने देखा बाल्टी का पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ठीक साहब, फिर अंदर अपना क्या हुआ, अपन नहाते नहाते साबुन एकदम हाथ से गिरा, आदत नहीं है ना बेटा, तो एकदम से साबुन फिसल के बाल्टी में गिर गया। बिल्कुल सर गिरा था सर, आपको तो सब पता है, बिल्कुल पता है बेटा। अच्छा आप देखना, अब वो जब साबुन गिरा था और अपने मुंह पे साबुन लगा हुआ है, तो अपन यहां से थोड़ा सा झाग हटा के अंदर देखते हैं, हमारे को साबुन नजर आता है। अब सुनना ध्यान से, तेरे को अंदर बाल्टी के अंदर साबुन नजर आ रहा, तेने हाथ डाला और हाथ डाल के मुट्ठी दबाई, लेकिन मुट्ठी के अंदर साबुन नहीं आया, पानी पानी था, वो पानी निकल गया और साबुन नहीं आया। एक बार फिर ट्राई करते, फिर से हाथ डालते होशो हवास में और मुट्ठी दबाते, फिर से कुछ नहीं आया। अल्टीमेटली हम परेशान हो जाते हैं, आंख में मिर्ची लग रही होती है, तो फिर यूं हाथ डाल के और यूं यूं करके और पकड़ते हैं। सर ऐसा आपको पता कैसे है, और पहली बात ये हो क्या रहा था बताता हूं। एक्चुअल में क्या हुआ बेटा, उस बकेट के अंदर तेरा साबुन गिरा, जैसे ये बाल्टी है इसमें साबुन यहाँ गिरा, लेकिन वो रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा था, तेरे को जिंदगी में एक्चुअल साबुन नजर ही नहीं आएगा। सर वैसे हमारा तो इतना मेल निकलता है कि पानी नजर नहीं आता, अरे मतलब ट्रांसपेरेंट वाटर है, गंदा नहीं है पानी, तो तेरे को साबुन ही नजर नहीं आएगा। सर क्यों, तुझे साबुन की इमेज नजर आएगी, एक्चुअली यू विल नॉट सी दिस साबुन। ए इधर देख, ये साबुन, ये डाउ, सर मैं डाउ से नहाता हूं या नहाती हूं, ये देख डाउ, ये डाउ साबुन, तो तेरे को कभी डाउ साबुन नजर ही नहीं आएगा, तेरे को डाउ साबुन की इमेज नजर आएगी बेटा, इमेज नजर आएगी। क्यों, क्योंकि थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आएगा ये साबुन, ये देखो। तो बोलो हमें वो साबुन नजर नहीं आ रहा था, बेसिकली हमें साबुन की इमेज जो थोड़ी ऊपर उठी हुई नजर आ रही थी, हम उसको पकड़ पकड़ के मुट्ठी दबा रहे थे, इसलिए हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा था। तो ये तो साबुन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। क्लियर है क्या, कॉइन ले ले, साबुन ले ले, तो थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। क्लियर है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं बेटा इसको, नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट। ये भी अभी देखेंगे, लेकिन अभी अपन बात करते, आ जाओ इधर ये इमेज की। तो क्या मैं बोल दूं, अच्छा सुनना, साबुन की सरफेस से इमेज, ये दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और है ना, ये साबुन की इमेज की सरफेस से डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये दिस इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्लियर है, अब इसमें रिलेशन आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। इधर देख, मैं बता देता हूं बेटा तुम्हारे को, ये देख, ये है एंगल आई। क्या है बेटा, ये एंगल आई, एंड दिस इज एंगल आर। सर बोल आई रहे हो, लिख आ रहे हो, इसी को तो बोलते बेटा दिमाग खराब हो। हाँ ये आई और ये आर। अब सुनना, अगर मैं इस डिस्टेंस को, सुनना ध्यान से, ये वो बना रहा हूं मैं, ये सारी कैलकुलेशन इससे कर रहा हूं मैं रेड कलर से, ये नॉर्मल बनाया मैंने, है ना, ये ट्राइंगल बना रहा हूं, ये देख एक ट्राइंगल लिया, ये इसको येलो कर दो, इसको येलो कर देते छोटे ट्राइंगल को, ये हो गया छोटा ट्राइंगल येलो, है ना, और एक ये बड़ा हो गया रेड ट्राइंगल, ये ठीक है। क्या मैं बोल दूं, ये एंगल आर है ना, ये एंगल आर है नॉर्मल से, तो ये एंगल आर हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा, ये आर हो जाएगा क्या,
देखे ना, ये दो पैरेलल लाइन है, ये भी तो नॉर्मल है बेटा, ये नॉर्मल। तो बोल दो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये आर आर। अच्छा ये एंगल आई है, तो क्या बोल दो ये एंगल भी आई हो जाएगा बेटा। ये इफ दिस एंगल इज आई तो देन दिस वुड बी द आई। इसको रेड से लिख दे, ये और इसको येलो से लिख दे ये। अब इस डिस्टेंस को मैं मान रहा हूं d, या कुछ भी मतलब एक कांस्टेंट है ना, ये d मान रहा हूं, कुछ भी मान रहा है d। तो यहां से मैं लिख दूं फ्रॉम येलो ट्राइंगल, ये देख फ्रॉम येलो ट्राइंगल, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, फ्रॉम येलो ट्राइंगल tan r, बोलो tan r इज इक्वल टू d बाई डी आई, d अपॉन डी आई, इक्वेशन 1। अरे बोलो हाँ। एंड फॉर स्मॉल एंगल, यूं बोल दूं मैं फॉर स्मॉल एंगल, या चल छोड़ ये वन। हाँ फ्रॉम रेड ट्राइंगल, फ्रॉम रेड ट्राइंगल, बोलो तो यहां से कितना आ जाएगा, बोल tan i, ये tan i इज इक्वल टू d अपॉन डी ओ, ए d अपॉन डी ओ, ये इक्वेशन 2। हाँ आप करो डिवाइड, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 करेंगे तो यहां से आ जाएगा बेटा tan i अपॉन tan r इज इक्वल टू, बोलो tan i अपॉन tan r इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ओ, या क्या डी आई अपॉन डी ओ। और फॉर स्मॉल एंगल, अब मेरे को पिक्चर में म्यू 1 म्यू 2 लाना क्योंकि रिलेशन, तो बोल दो फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल, अगर ये एंगल छोटे हैं स्मॉल एंगल, tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अरे बोलो tan थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, तो यहां से मैं बोल दूं क्या, एंड साइन आई अपॉन साइन आर, फ्रॉम इक्वेशन 3 कर दो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 बोलो tan i अपॉन tan r इज इक्वल टू साइन आई, अरे लिख दिया मैंने, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ओ। और ये साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू 2 बाई म्यू 1 होता है क्या, है ना, यूजिंग स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, तो यहां से लिख दूं म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ओ। ये तो डी आई, ये रिलेशन है बेटा, डी आई अपॉन डी ओ बराबर म्यू 2 बाई म्यू 1। तो ये होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर म्यू 2 बाई म्यू 1। तो यहां से क्या आ जाएगा, डी आई अपॉन डी ओ बराबर, ये पहले इसको लिख दो, डी आई अपॉन डी ओ इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, है ना। नाउ इफ सराउंडिंग इज एयर, इफ सराउंडिंग इज एयर, अगर किसी मीडियम से एयर में लाइट जा रही हो, है ना, तो कितना आ जाएगा, तो बोल दो म्यू 2 बराबर 1, ये बोलो सराउंडिंग इज एयर, तो बोल दो म्यू 2 बराबर 1, तो म्यू 2 इक्वल टू 1, क्योंकि याद है ये म्यू 2 एयर मतलब सराउंडिंग, बाहर वाला जहां से आ रही थी और जहां जा रही है, तो म्यू 2 इज 1, है ना, एयर। अगर बाहर वाला मीडियम एयर है तो यहां से एक रिजल्ट बन गया, क्या बन गया, तो मैं यहां से बोल दूं क्या, यहां से देन डी आई इज इक्वल टू म्यू 2 1 हो गया, तो मैं बोल दूं डी ओ बाई म्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड एपेरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं बेटा इसको, डी आई को, तेरे को जहां साबुन नजर आ रहा है वो एपेरेंट डेप्थ है, एपेरेंट डेप्थ, तुझे जो लग रही है, एपेरेंट मतलब तुझे जो अपीयर हो रही है, और एक्चुअल मतलब जहां साबुन वास्तव में था, तो दिस इज एक्चुअल डेप्थ। ये डीओ क्या है, डीओ इज एक्चुअल डेप्थ। ये क्या है डीओ, ये डीओ क्या है बेटा, डीओ इज एक्चुअल डेप्थ। डीओ क्या है, इज एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ। और डी आई क्या है बेटा, इज एपेरेंट डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ, है ना, स्पेलिंग देख लेना बेटा, गरीब आदमी है ना, एपेरेंट डेप्थ, एपेरेंट डॉट लगाया ना बेटा, बहुत इंटेलिजेंट हो गया अब मैं भी, डॉट लगा दिया, एपेरेंट डेप्थ, ठीक है। तो इज एक्चुअल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ, ठीक है। चलो आ जाओ, तो यहां से बोल दूं, ये यहां से जिंदगी में कभी एपेरेंट डेप्थ निकालनी है, एपेरेंट डेप्थ, और अगर बाहर क्या है
सराउंडिंग एयर है, तो वो हो जाएगी एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू। ये ध्यान रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू। ये दिस इज द एपेरेंट डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ डिवाइड बाय म्यू। तो एपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ डिवाइड बाय म्यू, ठीक है। और यूं भी बोल सकता हूं मैं, एक्चुअल डेप्थ कभी एक्चुअल डेप्थ चाहिए तो वो हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ एपेरेंट डेप्थ। ये समझ गए क्या? इसको इक्वेशन 4 नाम दे रहा हूं, उसको और यूज लूंगा। तो 100 बात की एक बात ये हो गया कि मेरे को रिलेशन बिटवीन डी आई एंड डी ओ आ गया, उससे मैं एक्चुअल और एपेरेंट डेप्थ, तो जिंदगी में कभी सराउंडिंग एयर हो, 99% एयर ही होगा, तो मेरे को अगर एपेरेंट डेप्थ निकालनी होगी साबुन की, तो मैं बोल दूं एक्चुअल डिवाइड बाय म्यू, जो भी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका डिवाइड कर दूंगा। कई बार साबुन की इमेज कहां बन रही है, वो बोल देगा इमेज इतनी दूर बन रही है, तो बताओ साबुन कितना दूर है, तो इंटू म्यू कर दूंगा, तो एपेरेंट डेप्थ इंटू म्यू। तो ये रिलेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ये सर कैसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करा के बताओ, बताता हूं। उससे पहले एक चीज और देख लेते है ना, रिलेशन बिटवीन वी आई एंड वी ओ, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इमेज and vi and velocity of object vo for refraction from plane surface due to refraction from plane surface। ये तो इधर देख, जैसे ये देख बेटा, ये फिश है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। आगे बेटा खुद ही बोलना लग गया, हाथ लगाओ डर जाएगी, ठीक है बेटा। चलो इधर देख, जैसे ये आपकी फिश है, दिस इज एक्चुअल फिश। क्या है ये? एक्चुअल फिश। सर कहाँ एक्चुअल? अरे मतलब अपनी रे ऑप्टिक्स की एक्चुअल फिश है ना, ये वास्तव में एक्चुअल फिश नहीं बता रहा हूं मैं, ये नॉर्मल। अब देख बेटा, तो मैं बोल दूं तेरे को ये कहां नजर आएगी रे, बोल रामायण ना, यहां ये ये फिश की इमेज थोड़ी ऊपर उठी भी नजर आएगी ना, ये एयर में जा रहा हूं या किसी भी मीडियम में चलिए, म्यू टू म्यू वन ये कर दे, म्यू वन से आई म्यू टू में गई है ना ये, और ये रेयरर है ना, ये रेयर मतलब रेयरर मीडियम है, ये डेंसर है, ये मैंने मान लिया है, और रेयरर ये हमने माना है उसमें भी, ठीक है ये। तो जब हल्के मीडियम में जाएगी ऊपर उठी हुई नजर आएगी। और इन जनरल हम पानी में पड़ी हुई फिश को पानी हवा से ही देखेंगे, तो मैं एयर में खड़ा हूं और पानी के अंदर जो फिश है उसको देख रहा हूं, मुझे कभी फिश नजर आएगी नहीं, तो मुझे फिश की इमेज नजर आएगी, मतलब मुझे एपेरेंट डेप्थ नजर आएगी फिश की। तो हमें हमेशा फिश की एपेरेंट डेप्थ नजर आती। क्या नजर आती बेटा? एपेरेंट, मतलब थोड़ी सी फिश ऊपर उठी हुई नजर आती जहां होती है उससे, ठीक सर। अब देखो इधर देख, इधर देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। मैं बोल दूं ये रही फिश और ये रही फिश की इमेज, मैं बोल दूं ये फिश ऊपर जाएगी तो फिश की इमेज भी ऊपर जाएगी, अरे बोलो फिश ऊपर जाएगी तो फिश की इमेज भी ऊपर जाएगी, ये। तो जैसे जैसे फिश ऊपर जाएगी फिश की इमेज भी ऊपर जाएगी, जैसे जैसे फिश ऊपर जाएगी फिश की इमेज भी ऊपर जाएगी। अरे बोलो, क्या मैं बोल दूं फिश की इमेज ऊपर है तो थोड़ी देर बाद फिश ही आएगी तो फिश की इमेज बाहर आ जाएगी, थोड़ी देर बाद फिश ही आएगी तो फिश की इमेज बाहर आ जाएगी। ये देखो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल फिश तो पानी के अंदर और इमेज बाहर नजर आए तेरे को हवा में, सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो जो तेरे को फिश थोड़ी सी ऊपर उठी हुई नजर आ रही है वो पानी की रिफ्रेक्शन की वजह से ही तो नजर आ रही थी। तो मैं बोल दूं जब तक फिश अंदर है पानी की, फिश की इमेज भी अंदर ही नजर आएगी, बाहर कैसे आ सकती इमेज? क्या मैं बोल दूं दोनों यहां साथ पहुंचेंगे तो फिश और फिश की इमेज सरफेस पे एक साथ पहुंचेंगे, इसका मतलब मैं बोल दूं लॉजिकली फिश की इमेज कम हो गई, फिश की इमेज स्लो होगी, तो मैं बोल दूं दिस वेलोसिटी ऑफ फिश, इमेज ऑफ फिश, and this is velocity of actual fish या actual velocity of fish, ये तो this is actual velocity और this is apparent velocity। मुझे velocity ये नजर आएगी और ये होगी,
तो कुछ मत करो, फ्रॉम इक्वेशन 4, देखो मैंने वहां इक्वेशन 4 धीरे से लिख दिया था, ये रहा। फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या था, डी जो इमेज बनती है और जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें μ2 by μ1 का रिलेशन होता है। डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आ जाओ कितना आएगा ये। तो जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा आ जाओ कितना आ जाएगा, तो डी आई बाई डी टी, या इसको लिख दो एपरेंट डेप्थ अपॉन डी टी इज इक्वल टू μ2 by μ1 d by dt of actual depth, d by dt of apparent depth is equal to μ2 by μ1 of d by dt of actual depth। अच्छा बोलो, और एक्चुअल ये apparent depth का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज जो ये, और ये हो जाएगा μ2 by μ1 एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बोलो बेटा, तो बोल दो वही रिलेशन आ गया जो डी आई अपॉन डी था, वही वी आई अपॉन वी ओ बराबर म्यू टू बाई म्यू वन। तो डी आई अपॉन डी ओ बराबर म्यू टू बाई म्यू वन, वी आई अपॉन वी ओ बराबर म्यू टू बाई वी वन, म्यू टू बाई म्यू वन, सॉरी। क्लियर है? और रे डायग्राम से अपने को पता पड़ जाएगा इमेज पास बनेगी या दूर, तो इमेज पास बनेगी या दूर ये भी मालूम पड़ जाएगा, और रिलेशन भी आ गया वी आई वी ओ डी आई डी ओ में। ठीक है, चलो आ जाओ थोड़े क्वेश्चन करके देखते हैं। अपने नंबरिंग कहाँ तक हुई थी देखो, 23 है ना, आ जाओ थोड़ा ये देखते फिर अपन इसमें आगे बात करेंगे। अभी थ्योरी और होगी उसमें, ये सब नोट करते जाना बेटा, बार बार बोलूंगा नहीं मैं। एग्जाम्पल 24 है ना। अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन है ना, दिमाग भी लगाओ। ये पानी, हवा, एयर, तो उधर अंदर पानी था, ये वाटर, ये एयर, ठीक है। और दिस डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा? 12 सेंटीमीटर। ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ image of coin C seen by from separating surface seen by observer O will be distance of image of coin C from separating surface seen by observer O will be seen by observer O will be। तो ऑब्जर्वर O को सेपरेटिंग सरफेस से कितनी दूर इमेज नजर आएगी? क्लियर है? ये तो क्या मैं बोल दूं, ये रे आई, ये, और ये रिफ्लेक्शन हुआ, तो बोल दो भारी से हल्के में जा रही है, डेंसर से रेयरर, ये देखो डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो बोल दो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी तो ये आर एंगल बड़ा आएगा आई से। बोलो, तो मैं बोल दू ये इमेज यहां कहीं बनेगी, ये आई, ये, तो बोलो कितना आ जाएगा सॉल्यूशन में? देख, तो यहां से मैं बोल दूं क्या, डी आई इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन अपॉन डी ओ इंटू डी ओ। ए डी ओ इधर ले आया, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो? तो यहां से म्यू टू हो जाएगा 1 और म्यू वन आ जाएगा बेटा 4/3, और ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहां से सोल्व करूंगा तो 9 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? तो आंसर वुड भी 9 सेंटीमीटर। और मेरे को तो वैसे भी पता था कम आने वाला आंसर 9 सेंटीमीटर। डी आई बेटा ये देख ले रे, डी आई 9 सेंटीमीटर, अपने को तो पहले ही पता था कम आने वाला। क्यों? ये देखो ये कम आ रहा है, ये रे डायग्राम खुद बता रहा ना, ये थोड़ा सा ऊपर उठी भी नजर आएगी इमेज, ये डी आई, ये 9 सेंटीमीटर थोड़ी ऊपर उठ गई, 9 सेंटीमीटर। अच्छा सुनना, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, मेथड 2 देख, मैं बोल दूं ये अपरेंट डेप्थ
एपेरेंट डेप्थ तो पूछ रहा है और दूसरा एयर है, तो यहां से बोल दो एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू रिलेटिव, एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू, ये मीडियम का म्यू, तो यहां से बोलो एक्चुअल डेप्थ कितनी है बेटा 12 सेंटीमीटर अपॉन म्यू 4/3 आ गया 9। ये तो एपेरेंट डेप्थ जब भी निकालनी हो एक्चुअल में म्यू का डिवाइड कर दो, अगर बाहर एयर हो तो, अगर बाहर एयर नहीं है तो म्यू रिलेटिव का डिवाइड कर दो, यहां म्यू रिलेटिव लिख दो और ज्यादा अच्छा। तो अगर बाहर एयर की जगह कुछ और है जैसे 4/3 3/2 तो म्यू रिलेटिव कर दो। अरे म्यू रिलेटिव क्या हो जाएगा म्यू सराउंड, म्यू मीडियम अपॉन म्यू सराउंडिंग, ये म्यू रिलेटिव, यहां म्यू रिलेटिव कर दो। तो मैं बोल दूं जो थ्योरी पढ़ाई वहीं म्यू रिलेटिव कर देता हूं, यहां जा जो थ्योरी पढ़ाई ना मैंने तेरे को, ये देख ये देख ये देखो यहां म्यू रिलेटिव कर दो, ये म्यू है ना, इफ सराउंडिंग इज एयर, ये म्यू रिलेटिव कर दो सब जगह, म्यू रिलेटिव, इसको म्यू रिलेटिव कर दो ना डी आई अपॉन डी ओ, ये देख यहां से देखना बेटा ये म्यू रिलेटिव यहां से, ये यहां से डी आई अपॉन म्यू रिलेटिव, म्यू 2/μ1 क्यों कर दे, म्यू 2/μ1 कर दे इसको बेटा, और ज्यादा जनरलाइज कर रहा हूं इसको, देख यहां कर दे अपॉन, ये क्या आ जाएगा डी ओ अपॉन μ1/μ2, और ये μ1/μ2 और डी आई इज इक्वल टू डी ओ अपॉन म्यू रिलेटिव। ये तो जब सराउंडिंग एयर हो जाए तब तो अपने आप म्यू मीडियम आ गया, और जब सराउंडिंग एयर नहीं होकर कुछ और होगा तो म्यू रिलेटिव, मतलब सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में मीडियम का म्यू निकाल लूंगा, मीडियम का म्यू डिवाइड बाय सराउंडिंग, क्लियर है, ये मीडियम का म्यू डिवाइड बाय सराउंडिंग, ये क्या हो जाएगा म्यू मीडियम डिवाइड बाय सराउंडिंग, म्यू मीडियम डिवाइड बाय म्यू सराउंडिंग, सराउंडिंग ये लिख दो और ज्यादा अच्छे से, ठीक है। ये म्यू रिलेटिव, वेयर म्यू रिलेटिव, ये और ज्यादा बेहतरीन हो गई बात, बस क्लियर है क्या, ये और ज्यादा अच्छे से हो गया। तो वैसे तो मैंने एयर ही दी थी तो ये आ गया, तो ये क्लियर है, ये डी आई डी ओ। अच्छा कई बार वो क्या करता है, ये देखें आगे आ जाए, एग्जाम्पल कहां तक बात हुई 24, अच्छा एग्जाम्पल 25, ओ को कॉइन कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, उठा हुआ दिखाई देगा, दिखाई देगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, कॉइन कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। अब सुनना, इधर एक ऑप्शन दे देता हूं, ए 18 सेंटीमीटर, बी 32 सेंटीमीटर, सी 6 सेंटीमीटर, डी 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अब बच्चा क्या करता है जल्दी जल्दी में, ए देख बेटा जल्दी जल्दी में क्या करता है, डी एपेरेंट डेप्थ, ए देख बाहर एयर है, मजा आ गया, एपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू एक्चुअल डिवाइड बाय म्यू, है ना, और ये करके एक्चुअल है बेटा 24 सेंटीमीटर और डिवाइड बाय म्यू 4/3, ये करके 18 सेंटीमीटर करके आ जाता है। बस उससे आदत होती है क्वेश्चन करने की, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बेटा मैंने तेरे से एपेरेंट डेप्थ थोड़ी पूछी, वो तो मुझे पता था कम आएगी, है ना, थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आएगा कॉइन, एपेरेंट डेप्थ कम आएगी तो मेरे को मालूम था। ये देख सी डैश, क्योंकि रे डायग्राम मेरे को साफ साफ बोल रहा है कि रे अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, डेंसर से रेयर जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी और कॉइन की इमेज सी डैश यहां नजर आएगी। तो ये तो मुझे मालूम था कि ये 18 सेंटीमीटर आएगा, पर मेरे से तो ये किसी ने नहीं पूछा, तो बोल दो कॉइन कितना ऊपर दिखाई देगा, दिखाई देगा, बोलो कॉइन कितना ऊपर दिखाई देगा, तो मैं बोल दूं एक्चुअल माइनस एपेरेंट, एक्चुअल माइनस एपेरेंट
बोलो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर माइनस 18। ये एक और काम करना था जो बच्चा भूल जाता है, तो 6 सेंटीमीटर आंसर आएगा। क्लियर है क्या? तो 18 गलत है, 6, क्योंकि वो कितना ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, कोई ये पूछ रहा है। समझ गए क्या सर? समझ में आ गई? तो बेटा रीड क्वेश्चन केयरफुली। आ जाओ और एग्जाम्पल 26, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तेरे नीट में खूब पूछते हैं। ये एक और करूंगा इसके बाद जो पूछते हैं, ये एक कितना सेंटीमीटर, ये देखते रहे मॉड्यूल का एग्जाम्पल। कैलकुलेशन टफ नहीं होनी चाहिए। आधा भरा आधा खाली दिखाई देगा। ये 21 सेंटीमीटर का, ये 21 सेंटीमीटर का कंटेनर है ना, और यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है। कंटेनर में कितनी हाइट h तक लिक्विड भर दे, तक वाटर भर दे, लिक्विड के छोड़ वाटर भर दे कि ऑब्जर्वर को आधा भरा आधा खाली, आधा भरा और आधा खाली दिखाई दे, और आधा खाली दिखाई दे। सर हमने एक किताब में पढ़ा था, हमने एक मोटिवेशनल पढ़ा था, वो तो आप देखो वैसा। अरे आप देखो, फालतू बातें नहीं करनी। आधा भरा आधा खाली दिखाई दे। अब इसमें एक ऑप्शन है ए 10.5 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन जो अपने मन में आता है। बी 12 सेंटीमीटर, सी 8 सेंटीमीटर, डी नन, है ना। ये अब सुनना ध्यान से। सबसे पहले मैं आधा भर दूं, दिमाग में ये आता सर आधा भर दो, तो आधा भरा दे, आधा खाली दिखाई देगा। ये लो, तो सर 10.5 तक भर दो, तो आधा भर आधा खाली। इसमें क्या था क्वेश्चन में? कुछ तो था ही नहीं सर। तो देखो आधा भर आधा नहीं, तेरे को आधा खाली तो दिखाई देगा, 10.5 खाली तो दिखाई देगा, लेकिन भरा हुआ पोर्शन थोड़ा कम दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि याद है तली ऊपर उठ जाएगी। बॉटम विल अपीयर थोड़ा सा अबव, बॉटम शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। याद है कॉइन ऊपर उठा हुआ, तो बॉटम ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, तो ये भरा हुआ पोर्शन थोड़ा छोटा दिखाई देगा। नहीं देख, तो बाल्टी भरी होती है, मम्मी ने जब धक्का दिया था नहाने के लिए, अपन ने बाल्टी को पहले घूर के देखा था, तो इतनी सी बाल्टी लग रही थी। अपने को लगा इतने से पानी में कैसे नहाएंगे, क्योंकि वो बाल्टी का जो बॉटम होता है वो ऊपर उठा हुआ नजर आ जाता है। तो मैं बोल दूं ये बात तो तय है कि इसमें भरा खाली पोर्शन 10.5 है, भरा हुआ पोर्शन 10.5 से कम। कितना? एक्चुअल बाई म्यू, 4/3 का डिवाइड करूंगा, वाटर है तो एक्चुअल डिवाइड बाई म्यू, तो बोल दूं भरा हुआ पोर्शन थोड़ा कम नजर आएगा। तो मेरे को लॉजिकली ये तो पता पड़ गया कि इसको थोड़ा ज्यादा भरना पड़ेगा। इधर देख 10.5 से ज्यादा, तो ये बात तो तय हो गई कि 10.5 से ज्यादा भरना पड़ेगा। ये बात तो तय है, ज्यादा भरना पड़ेगा, तभी तो ये थोड़ा कम होके इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं बोल दूं माना h तक भरा, जो वो पूछ रहा है मेरे से, ये h थोड़ा येलो कलर से करो, ये सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का पार्ट है, ये भरना वरना सब। ये h माना h तक भर दिया, तो मैं बोल दूं ये खाली पोर्शन कितना हो जाएगा बोलो? तो खाली पोर्शन विल बी 21 माइनस h। ये क्लियर है? अब आधा भरा आधा खाली, तो आ जाओ सॉल्यूशन में। आधा भरा आधा खाली, ये देख, तो मैं बोल दूं क्या? इधर देखो, है ना, खाली पोर्शन, खाली इस 21 माइनस h, है ना, भरा, है ना, भरा एक्चुअल बराबर 21 माइनस h, सॉरी h, है ना, एपेरेंट भरा, है ना, तो भरा एपेरेंट, तो भरा हुआ मुझे एपेरेंट कितना नजर आएगा बोलो? एपेरेंट हाइट ऑफ भरा, एपेरेंट हाइट ऑफ भरा इज इक्वल टू, मैं बोल दूं h बाई म्यू, एक्चुअल डिवाइड बाई म्यू। h बाई म्यू, एक्चुअल जितना भरा है उसका बाई म्यू, है ना। ये यहां तक ये उठा हुआ नजर आएगा, ये बॉटम, ये तो ये h डैश, h बाई म्यू, क्लियर है? ये h डैश इज इक्वल टू h बाई म्यू। तो आ जाओ, तो यहां से मैं बोल दूं खाली बराबर भरा, खाली बराबर एपेरेंट भरा। बोलो तेरे को जो दिखाई दे रहा, तो खाली हो जाएगा कितना? 21 माइनस एक्स, सॉरी 21 माइनस एच, 21 माइनस एच हो गया खाली, और भरा का एपेरेंट हो जाएगा h बाई म्यू। कर दो बराबर, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो? 21 माइनस एच इज इक्वल टू 3/4h,
तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो, 21 इज इक्वल टू 7/4h। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो, h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये तो 12 सेंटीमीटर कंटेनर 12 सेंटीमीटर भरा हुआ होगा। क्लियर है? ये दो तो लॉजिकली गलत हो रहे थे। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा भरा होगा, 10.5 से ज्यादा भरा होगा, तभी तो भरे का अपेरेंट थोड़ा कम नजर आएगा। सर समझ में आ गया? तो ये आधा खाली आधा भरा, समझ गए? ये आधा खाली आधा भरा वाला क्वेश्चन। सर सारी बात हमारे समझ में आ गई। तो ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चन थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछते हैं। तो मैंने तेरे को ये अपेरेंट डेप्थ वाला क्वेश्चन करा दिया। और देखो और कुछ क्वेश्चन दिए मॉड्यूल में, है ना, वो करते हैं। अब वेलोसिटी वाला करते हैं क्वेश्चन, बेसिक है ना। एग्जाम्पल 26 कर लेते बेटा। एग्जाम्पल 27, एग्जाम्पल 27, ठीक है। ये देखो, ये रही मछली जल की रानी, ठीक है। इसकी एक्चुअल स्पीड इज 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। इसकी डेप्थ है 21 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर। ये म्यू वाटर 4/3। ये देखो सर, जबरदस्त बना ये बर्ड, है ना। अगर ये बर्ड मान लो अभी होता ना एक ही जगह उड़ने वाला पक्षी है, ये यहीं रहे, है ना, बर्ड यहीं का यहीं है। और ये फिश है जिसकी डेप्थ 21 है और फिश की है। तो देखो, इफ फिश इज मूविंग विथ 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड विथ वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये फिश की एक्चुअल वेलोसिटी डायरेक्शन। देन पहला, देन वेलोसिटी ऑफ फिश सीन बाय बर्ड विल बी, ठीक है। इसको हमने फिश बोला है ये, और इसको हमने बर्ड बोला है, ठीक है। बर्ड विल बी पहला, इफ बर्ड इज एट रेस्ट, मतलब बर्ड अगर रुका हुआ है। अरे तू ये मत सोच कैसे रुका हुआ है, क्या रुका हुआ है, फलान जी डिमगा जी रुका हुआ है यार, पेड़ पे बैठा है, फलान जी पे बैठा, जो भी है। सेकेंड, इफ बर्ड इज मूविंग विथ ये स्पीड 8 कर लो, है ना, ये 8 कर लो, 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसकी भी 8 कर लो। बर्ड इज मूविंग विथ 3 मीटर पर सेकंड विथ वेलोसिटी डाउनवर्ड, है ना, डाउनवर्ड, ठीक है। दो के आंसर देने, बर्ड रेस्ट पे तो और बर्ड मूव कर रहा है तो। चलो आ जाओ। अच्छा अब एक बात बताओ, बर्ड को क्या नजर आएगा? बर्ड को पक्षी की वेलोसिटी नजर आएगी, फिश नजर आएगी, या फिश की इमेज? फिश की इमेज। बर्ड को कभी फिश नजर ही नहीं आएगी, फिश की इमेज। तो मैं बोल दूं उसको तो यही लगेगा जब फिश यहां से आई तो इमेज यहां से आ गई, मतलब इमेज स्लो होगी। अरे बोलो, तो फिश नहीं, फिश की इमेज नजर आएगी। अब मेरे को फिश की इमेज की वेलोसिटी निकालनी है, तो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट तो कुछ नहीं है। बर्ड अगर रेस्ट में तो जो बर्ड को नजर आ रहा है वही हमें नजर आएगा, चुपचाप खड़े हैं तो बोल दूं वेलोसिटी ऑफ इमेज, और वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी स्लो। और स्लो लाने के लिए मैं बोल दूं लॉजिकली μ2/μ1। वैसे तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, और नहीं तो दिमाग लगा के भी लिख सकते हो इसको। सर कैसे लिख सकते हैं अभी बताता हूं। ये देख, μ2/μ1, अगर मुझे ये पता है रे डायग्राम से कि थोड़ी सी फिश की इमेज ऊपर बनेगी, इधर देखे ना, ये ऊपर बनेगी, तो मैं बोल दूं अगर फिश की इमेज ऊपर बनेगी तो मैं बोल दूं स्पीड स्लो होगी, क्योंकि सरफेस पे दोनों को साथ पहुंचना है। तो भैया ये पहुंचेगा तब इसको पहुंचना है, तो बोल दूं फिश की इमेज विल बी स्लो, तो ये स्लो होनी चाहिए और ये फास्ट है। तो बोल दूं कम लाना है तो बड़ा म्यू नीचे, स्लो लाना है, कम लाना है तो बड़ा म्यू नीचे आ जा। तो बोल दूं वेलोसिटी ऑफ इमेज तो बड़ा म्यू नीचे, तो 1 एक एयर है और एक 4/3 है, ये बड़ा म्यू नीचे है। और वैसे अगर फॉर्मूला याद है तो μ2 एयर में जा रही है, μ2 होता है बाद वाला मीडियम, तो बाद वाला मीडियम एयर है, μ2 एयर, ये देख एयर, तो μ2 है एयर
और μ1 है 4/3 वाटर। तो वैसे फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 4/3 एयर 1 अपॉन 4/3 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है फिश की 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बर्ड की इमेज ये ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा ये, तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड अपवर्ड। ये नजर आएगी बर्ड को, अगर बर्ड चुपचाप बैठा है तो। ये सेकेंड, बर्ड इज मूविंग, बर्ड इज मूविंग विथ कितना 3 जेके, सॉरी -3 मीटर पर सेकेंड जेके। मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस जेके ले ली, बोलो तो यहां से बोल दूं वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड है ना विथ रेस्पेक्ट टू फिश, सॉरी विथ इमेज ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड है ना, बर्ड, ये बर्ड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड। तो बोल दो वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड, बोलो तो इमेज ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड। तो बर्ड को कैसी नजर आएगी, तो मैं बोल दूं वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश ये कितनी थी 6 जेके माइनस बर्ड की -3 जेके। तो यहां से दोनों ऐड हो जाएगी तो कितनी आ जाएगी 9 जेके। सही बात है। तो मैं बोल दूं सेकंड केस में जब बर्ड मूव कर रहा है तो उसको फिश 9 से, फिश की इमेज 9 से आती हुई लगेगी। सही बात है, खुद की 3 भी तो जुड़ जाएगी, तो उसको फिश की इमेज 9 मीटर पर सेकंड से ऊपर आती हुई लगेगी। तो मैं बोल दूं वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश कितनी लगेगी उसको 9 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर आती हुई। समझ गए क्या? तो 9 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर आती हुई लगेगी। तो सर ये सारी बात समझ में आ गई, क्लियर है बेटा? तो ये बेहतरीन क्वेश्चन हो गए। इसके आगे अपन बात करेंगे बेटा अगले टर्न पे। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो मैंने आज तुम्हारे को DIDO VIVO में रिलेशन पढ़ाया कि एपेरेंट डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ में रिलेशन क्या होता है, और ये आधा भरा आधा खाली वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन हो रहा है बबल वाला, वो भी कर लेते अभी, सुनना। चलो कल अगले टर्न पे बात करेंगे। मेरे को याद दिलाना बेटा, बबल वाला क्वेश्चन करना अगले टर्न पे, और VIVO में रिलेशन पे और क्वेश्चन, ये फिश वाले क्वेश्चन और करना है अच्छे, ठीक है? चलो बेस्ट।